हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज की नई टॉपिक है जो कि है बच्चों गुलाम का नियम। क्या है? गुलाम का नियम। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और अच्छे से आनंद से, ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कि गुलाम का नियम क्या है। गुलाम का नियम। गुलाम का नियम, ठीक है। हाँ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो ये नियम बहुत ही क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो कूलॉम का नियम क्या है? तो देखिए, ध्यान दीजिए कि क्या है कि एक चार्ज की प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज, ठीक है, अगर वो चार्ज, तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज अपने आसपास फील्ड क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? हाँ, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और उस वैद्युत क्षेत्र में जब कोई दूसरा चार्ज आता है ना, तो वो वैद्युत क्षेत्र क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं। तो इस तरीके से मैं देखूं तो जब दो चार्ज होते हैं तो उन दो चार्जों के बीच में क्या लगने लगता है, एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को वैद्युत बल कहते हैं, ठीक है, या कूलॉम फोर्स कहते हैं, यानी कूलॉम बल कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये दो आवेशों के बीच में कार्य करता है, ठीक है। तो ये बल किस तरह से, ठीक है, कार्य करता है, किस चीज पर निर्भर करता है, ये चीज हम पढ़ते हैं किसके नियम में? कूलॉम के नियम में, ठीक है। समझ में आई बात? जैसा कि यहाँ पे मैं कंसीडर कर लूं दो चार्ज बच्चों, ठीक है। एक चार्ज यहाँ पर है, पॉइंट चार्ज, ये है Q1, ठीक है। और इस Q1 चार्ज से कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज है, यहाँ पे रखा हुआ है Q2, ठीक है। तो ये दो चार्ज हैं, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों? ठीक है। तो ये दो चार्ज हैं, एक है Q1 चार्ज और एक है Q2 चार्ज, और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर क्या है, सेपरेट है। क्लियर है? तो अब क्या होगा कि ये जो फर्स्ट चार्ज आप देख रहे हैं Q1, ये Q2 पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अगर आपको एक चीज बताया था, यहाँ पे ध्यान देना, अगर पॉजिटिव नेचर के चार्ज हैं, दोनों किस नेचर के चार्ज हैं? पॉजिटिव नेचर, यानी धन प्रकृति है दोनों आवेशों की, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा बच्चों? प्रतिकर्षण, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था, ठीक है। प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक। क्लियर है? और वहीं पे एक प्लस चार्ज हो और एक बच्चों माइनस चार्ज हो, तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण प्रकृति का, ठीक है। हाँ, आकर्षण, ठीक है, प्रकृति, ठीक। प्लस प्लस चार्ज हो या माइनस माइनस चार्ज हो, अर्थात समान प्रकृति के आवेश हो, तो उनके मध्य जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण होगा, यानी रिपल्सिव होगा, ठीक है। और विपरीत चार्ज होंगे प्रकृति के, तो उनके मध्य जो है कि आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 और Q2 यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा बालक, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, ध्यान देना, ठीक है, Q1 Q2 पे फोर्स इधर लगाएगा, ठीक। समझ में आई बात? इस दिशा में। और Q2 इस पर इस दिशा में बल लगाएगा, क्योंकि प्रतिकर्षण बल है, तो ये वाला इसको इधर भगाएगा चार्ज, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर इधर बल लगा के इधर भगाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? यानी कि इन दो आवेशों के बीच में ये जो बल लग रहा है किस प्रकृति का है? प्रतिकर्षण प्रकृति का है। तो यहाँ पे कूलॉम क्या कहते हैं कि ये जो लगने वाला, इन दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है F, वो कह रहे हैं कि ये बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दो आवेशों के गुणनफल के, ठीक है।
ये पहली बात बोल रहे हैं कूलाम। ठीक है, क्या कह रहे हैं बच्चों कि जो आवेशों के मध्य, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, ठीक है, वो बल इन दो आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, और साथ में कहते हैं कि ये जो लगने वाला बल है, ठीक है, इन दो आवेशों की जो बीच की दूरी है यानी ये आर, ठीक है, ये जो आर है बच्चों, ठीक है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, इसके, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये दूसरी बात कहते हैं। क्लियर है? तो इन दो बातों को अगर मैं ऐड कर दूं तो यहां से क्लियर है इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है, क्या क्लियर है, ध्यान देना कि यहां पर जो फोर्स दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है, ये जो फोर्स दिख रहा है यहां पे, ठीक, एफ, ये यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। किसके? आर स्क्वायर के। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बताया कि दो आवेश हो तो उन दो आवेशों के बीच में बल लगता है। ठीक है, और उस बल का क्या फार्मूला होता है, ये हम कूलाम के नियम में पढ़ते हैं, जो कि बता रहे हैं कूलाम कि ये जो लगने वाला बल होता है, ठीक है, इन दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलाम का नियम। तो स्टेटमेंट क्या बता लेंगे कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, ठीक है, वैद्युत बल जो होता है, ठीक है, उन दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि मैथमेटिकली यहां पर मैंने लिख दिया समीकरण 1 और 2 से। क्लियर है? ठीक, अब यहां पे बच्चों ध्यान देना, अब यहां पे क्या होगा कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है, ठीक है, तो एक कांस्टेंट लाया जाता है। क्या लाया जाता है? हाँ, एक कांस्टेंट यानी एक नियतांक लगता है, और यहाँ पे जो नियतांक होगा बच्चों वो होगा के। क्या होगा? के। तो के हो जाएगा और ये Q1 Q2 और ये आर का स्क्वायर। ठीक है, बोलिए। तो ये एक फार्मूला बन गया। ये क्या बन गया? ये फार्मूला बन गया बच्चों दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का। समझ में आई बात कि नहीं? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का ये क्या बन गया? फार्मूला बन गया। F बराबर के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। और जहां पे मैं आपको बता दूं कि यहां पे ध्यान देना, ठीक है, यहां पे ध्यान देना कि जो होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, जिसको कहते हैं विद्युत नियतांक। क्या कहते हैं? विद्युत नियतांक। ये है विद्युत नियतांक। ठीक है, के से लिखते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट विद्युत नियतांक या स्थिरांक भी कहते हैं, बात एक ही है। ठीक है, और ये के बराबर होता क्या है बच्चों? ध्यान देना, के बराबर भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इनकी टोटल जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणे, ठीक है, 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। ये फिलहाल अभी याद रखना। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो फार्मूला बन जाएगा क्या? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे Q1 Q2 और ये R का क्या? स्क्वायर। ठीक है, हाँ, R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी फार्मूला हो जाएगा। या चाहे आप F बराबर ये भी लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9
Q1 Q2 और अपान में R का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बोलिए। तो आपने यहाँ पे देखा कि कूलाम के नियम में, ठीक है, कूलाम के नियम में दो आवेशों के बीच लगने वाला ये बल है। क्या है? दो आवेशों के बीच लगने वाला ये बल का क्या रहा? फार्मूला रहा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, आगे थोड़ा बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, आगे देखते हैं चीजों को। यहाँ पे जो मैंने अभी लिखा F बराबर 1/4 पाई और ये Q1 Q2 और अपान में R का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले में बच्चों, ठीक है, आपको मैं बता दूं, इस फार्मूले में, ठीक है, जो एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं निर्वात। ठीक है, निर्वात कह लीजिए या चाहे आप वायु कह लीजिए। ठीक है, कि विद्युतशीलता क्या है? विद्युतशीलता है। ठीक है, निर्वात अथवा वायु की क्या है? विद्युतशीलता है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू याद रखना। ठीक है, ये होती है 8.85 गुणे 10 के पावर, ठीक है, -12। कितना होता है? -12। ठीक है, कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आप फिलहाल याद रखना। ठीक, यहाँ पे जो नॉट लगा है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, ये जीरो जो बनाए हैं, एप्सिलॉन जीरो भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये लगा है किसके लिए? निर्वात या वायु के लिए। ठीक है, अगर यहीं पे बच्चों, अगर मैं एप्सिलॉन और ये नॉट को हटा दूं तो ये बन जाएगी, ठीक है, माध्यम की, किसकी? माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता। हाँ, एप्सिलॉन अगर होगा तो ये माध्यम की क्या हो जाएगा? विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात के लिए अथवा वायु के लिए विद्युतशीलता का मान सबसे कम होता है। ठीक है, समझ में आई बात? और माध्यम के लिए अलग अलग, देखिए ये निर्वात या वायु के लिए है वैल्यू, ठीक है, और माध्यम के लिए अलग अलग, माध्यम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, समझ में आई बात? बोलिए, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो उम्मीद है कि आपने दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का फार्मूला देख लिया, पढ़ लिया। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए, अब यहां से हम बात करते हैं बच्चों, अब यहां से हम बात करते हैं एक छोटे से प्रश्न पर। ठीक है, कि देखिए दो प्रश्न ये है बच्चों कि दो आवेश हैं, ठीक है, Q1 और Q2, और उनके बीच जो लगने वाला बल है वो F है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो फोर्स है वो F है। तो अगर उनके बीच की दूरी को आधा कर दें तो ये बल कितना होगा, पहले की अपेक्षा आपको बताना है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला फोर्स क्या है? ठीक है, F है, और F किसके बराबर होगा? Q1 Q2 और अपान में R का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? ये तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, ठीक है, और उनके बीच की दूरी क्या है? R है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब प्रश्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को जरा समझना। अब क्या कहा जा रहा है कि इनके बीच की दूरी को क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। इनके बीच की दूरी आधा कर दीजिए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन चले, ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, सब कुछ सेम है, Q1 Q2 भी सेम है, लेकिन दूरी क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, वो नई दूरी हो गई R डैश, जो कि पहले की क्या हो गई बच्चों? आधी हो गई। तो देखिए हम जान रहे हैं कि जो फोर्स होता है वो दूरी पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। अगर दूरी को परिवर्तित कर देंगे बच्चों तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए अब अगर दूरी चेंज कर रहे हैं तो बल भी बदलेगा। ठीक है, उनके बीच लगने वाला बल भी बदल जाएगा, और वो हो गया F डैश, और F डैश होगा तो ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कांस्टेंट है, ये बदलेगा ही नहीं। Q1 Q2 में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, बस दूरी में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे R डैश हो जाएगी दूरी, और R डैश का स्क्वायर ना,
तो आर डैश का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आर डैश बराबर है क्या, आर बाई टू। आर डैश की जगह मैंने लिखा आर बाई टू और इनका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों के Q1 Q2, ठीक है। और यहाँ पे r का स्क्वायर और बटे में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि 4 कहाँ आएगा, यहाँ आगे आ जाएगा। तो जो f डैश होगा ना, जो f डैश होगा वो हो जाएगा 4k Q1 Q2 और फिर अपान में r का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बन गया, ये बन गया f, क्या बन गया बच्चों, f। तो क्लियर है कि जो f डैश होगा, ठीक है, वो पहले जो लग रहा था बल उसके उपेक्षा ये 4 गुना क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप दो आवेशों के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है, क्लियर है, अगर उनके बीच की दूरी को घटा करके पहले की उपेक्षा अगर आप आधी कर दें तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए, आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, चलिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपने फार्मूला यूज किया ना कि F बराबर के Q1 Q2 और अपान में R का स्क्वायर, ठीक है, ये जो है फार्मूला दरअसल अभी यहाँ पे स्केलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में है बच्चों, ठीक है, समझ में आए बात। स्केलर फॉर्म मतलब अदिश रूप है, ये कौन सा रूप है, अदिश रूप, ठीक है। और हम जानते हैं कि बल जो होता है वो कैसी राशि होती है बच्चों, वो सदिश राशि होती है। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। तो अगर कूलाम के नियम को मैं सदिश रूप में लिखूं यानी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो कैसे करूंगा, ठीक है, समझ में आई बात, तो ध्यान देना, ठीक, क्लियर है। चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, कूलाम का नियम मैं देखता हूं किस रूप में, ठीक है, सदिश के रूप में। तो यहां पे आप बोल देंगे, ठीक है, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। हाँ, कूलाम का नियम किस फॉर्म में बच्चों, सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ पे ध्यान देना कि ये चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, एक चार्ज है यहाँ पे, एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो नहीं कर रहा है, एक मिनट, चलिए, एक यहाँ पे चार्ज रखा है, ये चार्ज है बच्चों Q1, एक, और एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है और ये चार्ज है Q2। क्या क्लियर है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, चलिए, ठीक, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है यहाँ पे Q2, पॉइंट चार्ज है, ठीक है। और ये इनका जो पोजीशन है, ठीक है, ओरिजिन से बच्चों, वो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं एक ओरिजिन क्रिएट करता हूं, ठीक, ये रहा ओरिजिन O और ये जो डायरेक्शन है ये X और ये वाली, ठीक है, Y और ये वाली जो डायरेक्शन है बच्चों Z है, ठीक है। तो इनके जो सदिश वेक्टर रहे यहाँ पे,
Q1 का जो ओरिजिन से स्थिति है, ठीक है, हाँ यहाँ पे समझना, ये चार्ज है पॉइंट चार्ज, ठीक है, समझ में आई बात। और ओरिजिन से, मूल बिंदु से इसकी स्थिति को, पोजीशन को बताने वाला जो सदिश है यहाँ पे, ठीक है, वो है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, R1 वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? R1 वेक्टर, ठीक, समझ में आई बात। और इसी तरीके से दूसरे चार्ज का मूल बिंदु से स्थिति को व्यक्त करने वाला जो सदिश है, ठीक है, वो है R2 वेक्टर, ठीक है, समझ में आई बात। यानी स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या है यहाँ पे? स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। एक हो गया R1 वेक्टर और एक हो गया R2 वेक्टर, क्लियर है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ इतनी है, अभी देख लेंगे आगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ठीक है, कि जो R1 यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे जो आपने R1 वेक्टर लिखा है, ये क्या है? ये Q1 का स्थिति सदिश को बता रहा है। Q1 आवेश की स्थिति को बता रहा है, कहां से? मूल बिंदु से, ठीक है। तो R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर है। क्या है बालक? पोजीशन, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ऑफ Q1, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे R2 को अगर देखो तो R2 भी क्या है? ये पोजीशन वेक्टर ही है। किसका भाई? Q2 का। किसका है? Q2 का। क्लियर है। तो R1 और R2 वेक्टर जो देख रहे हैं, ये Q1 और Q2 के रिस्पेक्ट में क्या है? पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए बढ़िया। तो अब आगे हम चलते हैं। अब यहां पे ध्यान देना बच्चों कि ये आवेश Q1 और Q2 दोनों सेम नेचर के हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज हैं। कैसे चार्ज हैं? हाँ, ये कैसे चार्ज हैं बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज हैं, ठीक है, ये हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो ये Q1 क्या करेगा? Q2 पे फोर्स लगाएगा। Q2 पे फोर्स लगेगा भैया, ये Q2 पे फोर्स लगाया, ठीक, Q2 पे फोर्स लगाएगा और ये जो फोर्स लगेगा वो होगा F। ध्यान देना, यहां पे लिख रहा हूं F। फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है? किस पे लग रहा है बच्चों? दूसरे आवेश पे, फोर्स ऑन टू। और किसके कारण लग रहा है? पहले आवेश के कारण, ड्यू टू वन, ठीक, समझ में आए बात। इसको क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। दूसरे आवेश पर दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, और ये वन बाद में लिखा है, तो किसके कारण? पहले आवेश के कारण, पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से ये क्या होगा? अब ये ध्यान देना, ध्यान देना, जब इधर बल लगेगा तो हम डिस्प्लेसमेंट को बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को किधर कंसीडर करेंगे? इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो वन से किधर होगा? टू की तरफ। किधर होगा? वन से टू की तरफ, ठीक, समझ में आई बात, ठीक है। अब यहां पे जब फोर्स लगेगा, दूसरा वाला चार्ज Q1 पर फोर्स लगाएगा बच्चों, ठीक है, कहां पर? हाँ, Q1 पे जब फोर्स लगेगा, दूसरा चार्ज लगाएगा, तो वो फोर्स जो लगेगा, ध्यान देना, ठीक, वो फोर्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा F। किस पर लग रहा है बल भैया? पहले पे। कौन लगा रहा है? दूसरा आवेश लगा रहा है, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है, फोर्स लग रहा है पहले पे, किसके कारण? दूसरे के कारण, ठीक है, क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? डिस्प्लेसमेंट अब इधर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और किधर से, 2 से 1 की तरफ, तो R21 क्या हो जाएगा, R21। मैग्नीट्यूड में R12 और ये R21 क्या है, बराबर ही है, सेम ही है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अब फोर्स को कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो आप क्या, अगर मैं पहले फोर्स को देखूं, यहाँ पे जो लग रहा है फोर्स, ठीक है, ऑन टू ड्यू टू 1, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फार्मूला, स्केलर फार्मूला आपने क्या पढ़ा, F बराबर के Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर, इसी से कैलकुलेट न करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखेंगे बच्चों, तो F बराबर हो जाएगा के Q1 Q2, और यहाँ पे R का स्क्वायर, आर का देखिए कौन सा डिस्टेंस लेंगे, दो आवेशों के बीच का कौन सा डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन होगा। तो देखिए अगर आप फोर्स 2-1 को कंसीडर कर रहे हैं, फोर्स 2-1 को, तो आप 1 से 2 की तरफ जिसकी डायरेक्शन होगी वही डिस्प्लेसमेंट लेंगे, 1 से 2 की तरफ, यानी ये वाला। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आर, ठीक है, 1 2 का क्या कर दें, यहां पे स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। ठीक है, लेकिन फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो पूरा मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, अभी कोई डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे R12 का यूनिट कैप ले लूं, तो यूनिट कैप दरअसल बताते हैं किसको, फोर डायरेक्शन को ही, वेक्टर क्वांटिटी जो है उसकी डायरेक्शन को बताते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे सपोज एक जनरली एक वेक्टर क्वांटिटी लेता हूं ए वेक्टर, तो ए वेक्टर में क्या होगा, दो ही चीज होगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को आप ऐसे लिख लें, ठीक है, और इसके डायरेक्शन को बताने के लिए आप ए के ऊपर क्या लगा दें, कैप लगा दें। तो अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी हो गया और क्या हो गया, यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो गया, जो कि परिमाण और साथ में दिशा को भी बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से दोनों चीज कंप्लीट होकर क्या बन गई, वेक्टर बनी ना। तो अब यहाँ पे इतना दूर तो स्केलर था, लेकिन अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ गया, तो अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, फोर्स की डायरेक्शन भी यहाँ पर बताई जा रही है। क्लियर है क्या, बोलिए क्लियर है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, अब इसको बोलिए इक्वेशन क्या, 1, क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1। ठीक है, अब उसी तरीके से अब दूसरा चार्ज भी क्या करेगा, पहले चार्ज पर फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, तो वो उसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये क्या हो जाएगा बच्चों, के Q1 Q2 अपान में दोनों आवेशों के बीच की दूरी, लेकिन कौन सी दूरी लेंगे, जो 2 से किधर की तरफ हो, 1 की तरफ। ठीक है, 2 से 1 की तरफ, तो देखिए 2 से 1 की तरफ ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहां पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, कि ये जो यहाँ पे लिखा है R12, ठीक है, और R21, ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये सब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। किसके रिस्पेक्ट में, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, F21 और F12, ठीक है, के रिस्पेक्ट में ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसी तरीके से अब जब आप कंसीडर करेंगे, इसको देखेंगे F12 को, तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी लेना पड़ेगा, कौन सा, 2 से किधर की तरफ, 1 की तरफ, तो 2 से 1 की तरफ, तो यहां पे हो जाएगा R21, और इसका क्या कर लें, स्क्वायर कर लें, तो ये हुआ मैग्नीट्यूड, और इसका यूनिट वेक्टर से देख गुणा कर लें। ठीक है, तो ये बना लेगा क्या, डायरेक्शन बना लेगा। ठीक है, यानी इसकी भी डायरेक्शन हो गई। क्लियर है बच्चों, बोलिए क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं ना, अब मैं इस फोर्स को किस फॉर्म में लिख रहा हूं, वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं। किस फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों, हाँ, मैं इसे वेक्टर के रूप में लिख रहा हूं। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अभी आपको मैं बताया यहां पे कि, ठीक है, ध्यान देना, क्या बताया कि जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आर, ठीक है, 1 2
ठीक है, ये मैग्नीट्यूड में बराबर है किसके, R21 के ही मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है। लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, इनकी डायरेक्शन बच्चों अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। तो इसलिए साइन कैसी हो जाएगी, माइनस की। कैसी साइन हो जाएगी, माइनस की साइन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से लिख लो। साइन कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। क्लियर है, बोलिए। ठीक, तो अगर इसी का उपयोग यहाँ पे मैं कर दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना। कैसे बच्चों, कैसे, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 और बटे में ये जो R12 लिखा है, ये मैग्नीट्यूड है, और इस मैग्नीट्यूड को मैं इसके मैग्नीट्यूड के बराबर लिख दूंगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो मैं लिख सकता हूं, तो यहाँ पे R21 का स्क्वायर कर लिया, और साथ में यूनिट वेक्टर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, R21। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे साइन कैसी लेनी पड़ेगी। देखिए, अगर मैग्नीट्यूड लिख देता तो ऐसे ही लिख देता, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात हो तो अब डायरेक्शन के लिए अब देखा जाए तो एक दूसरे के डायरेक्शन अपोजिट हैं, और यहाँ पे निगेटिव साइन ही बता रही है कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए यहाँ पे साइन कैसा लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। साइन कैसा लेना पड़ेगा बच्चों, निगेटिव लेना पड़ेगा। इसलिए ये समीकरण क्या बन गया, 3। ठीक है, बोलिए। तो अगर मैं यहां से अब बात करूं कि समीकरण समीकरण 2 और कहां से, 3 से, तो समीकरण 2 और 3 से ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है बच्चों। ठीक, ये बात क्लियर है कि देखिए F21 बराबर, ठीक है, अगर इस पूरे टर्म को अगर देखें तो समीकरण 3 को देखिए और 2 को देखिए, तो ये पूरा वाला टर्म, ये पूरा टर्म जो दिख रहा है यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, यानी राइट हैंड साइड क्या हो रही है, मिल रही है इक्वेशन 2 और 3 के। तो यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे निगेटिव साइन, और ये पूरा का पूरा क्या है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, यही तो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगा दिया। ठीक, F21 वेक्टर बराबर, ठीक। अब यहाँ पे साइन कैसी है, माइनस का, तो मैंने माइनस साइन लगाया, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा बन गया F12 वेक्टर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ बालक, ध्यान देना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों जो फोर्स लग रहे हैं, यानी Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q2 पर, और Q2 जो फोर्स लगा रहा है Q1 पर, ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इन दोनों का परिमाण क्या है बच्चों, समान है। इन दोनों का परिमाण समान है, परंतु इनकी दिशा क्या है, अलग अलग है। देख लीजिए डायग्राम में देख लीजिए इनको भी। ठीक है, देखिए Q1 इस दिशा में बल लगा रहा है, तो Q2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में बल लगा रहा है। ठीक है, तो यानी कि जितना आवेश, ठीक है, जितना पहला आवेश जितना दूसरा पे बल लगा रहा है, दूसरा वाला भी ठीक पहले पे भी उतना ही बल लगाएगा। यानी दोनों बलों का लगाए गए जो बल लग रहे हैं एक दूसरे के द्वारा, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यहाँ पे एक चीज हमको याद आ रही है, किसकी, न्यूटन की। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ पे उसी नियम का यहाँ पे क्या हो रहा है, पालन हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः, क्या लिख सकते हैं बच्चों, अतः यह
जो न्यूटन है का तृतीय नियम यानी तीसरा नियम का पालन है। क्या है? पालन है। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया की क्या होती है? बराबर होती है भैया। तो वही काम है कि जितना आप हम पर बल लगाएंगे ठीक उतना ही हम भी आप पर बल लगाएंगे, लेकिन दोनों बलों की मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होंगी। वही बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो ये एक तरीके से मैंने फोर्स को यहाँ पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को लिखा है, लेकिन किस फॉर्म में? किस फॉर्म में लिखा है बच्चों? वेक्टर के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा है? वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना और मैं क्या बताना चाह रहा हूं ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक। जनरली अगर आप किसी दो दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को आप वेक्टर फॉर्म में डिस्क्राइब कर रहे हैं तो F बराबर के Q1 Q2 और यहाँ पे R का स्क्वायर लिख रहे हैं तो यहाँ पे R का यूनिट वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, जो कि फोर्स की डायरेक्शन को क्या करेगा? डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये है वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बच्चों? हाँ, वेक्टर फॉर्म है। तो कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ एक चीज और है कि आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे भैया बताइए जरा? तो आप F बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं के Q1 Q2। ठीक है, और यहाँ पे R का क्यूब क्या लिख सकते हैं? R का क्यूब। ठीक है, कैसे कैसे R का क्यूब? तो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, आप जानते हैं ना कि अगर मैं आर वेक्टर लिखता हूं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आर की बात हो रही है और साथ में आर कैप की। ठीक है, तो अगर मैं आर कैप को रिमूव कर दूं, हटा दूं, यूनिट वेक्टर को हटा दूं, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? आर वेक्टर और अपान में क्या लिख सकता हूं? आर लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, यहाँ पे जरा ध्यान देना बालक। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए कि ये जो यूनिट वेक्टर है इसको मैंने हटाया तो क्या ये चीज लिखी जा सकती है? ठीक है, तो लिख दीजिए। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया आर वेक्टर और फिर अपान में आर। अपान में आर करूंगा तो ये स्क्वायर ऑलरेडी है और फिर अपान में आर कर दूंगा तो ये बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 आर का क्यूब। ठीक है, और इनटू में आर वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इस फॉर्म में लिख दीजिए या चाहे इस फॉर्म में लिखिए, क्या है बातें सेम रहेंगी, बराबर रहेंगी। ठीक है, तो आपने देखा इस लेक्चर में कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या है? कूलाम के नियम से जाना, और उसका बल का जो लगने वाला बल है उसका आपने सदिश रूप भी देख लिया। यहाँ पे बोलिए, क्लियर है बच्चों? आपने यहाँ पे सदिश रूप भी देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब जैसा रहेगा बताइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए।